नमस्कार दोस्तों। अब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री यानी अवतारी प्रधानमंत्री सचमुच अवतारी बन चुके हैं, भगवान बन चुके हैं। शायद तभी अब उनकी आरती उतारी जाती है, लेकिन उनके सच को बेनकाब करने वालों को गाली दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। और जब उस पर देश की सबसे पुरानी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी चिट्ठी लिखती है नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को, तो उसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं देता, उसका जवाब उस सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष देता है। चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई, लेकिन वो पहुंच गई पार्टी कार्यालय, यानी पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बन जाता है। जी हां, कुछ इसी तरह से होता है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री और उस पार्टी का अध्यक्ष, उस पार्टी के तमाम कर्ता धर्ता जो मंत्री हैं, वो जब बोलते हैं तो उससे यह बात भी साबित हो जाती है कि असल में सारी साजिश खुद प्रधानमंत्री यानी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने ही रची है। उसने ही रची है राहुल गांधी के हत्या की साजिश, उसने ही रची है राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश, और उसने ही रची है राहुल गांधी का चरित्र हनन करने की साजिश। जी हां, क्योंकि जब चरित्र हनन होगा, उनके प्रति नफरत फैलेगी, तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, यही साजिश। तो इसीलिए अब वो भगवान बन चुका है, क्योंकि जीवन मौत का फैसला वो करेगा। और ये मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा हूं, भगवान ऐसे बन चुका है कि देश की सबसे पुरानी विश्वविद्यालयों में से एक लखनऊ विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी की फोटो की आरती उतारी जाती है, पूजा की जाती है। और यह पूजा संवैधानिक पद पर बैठी राज्यपाल करती हैं, यूनिवर्सिटी का कुलपति करता है, और वहां के लोग करते हैं। एक वक्त में राहुल गांधी ने कहा था, इस देश के तमाम शिक्षण संस्थानों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, इस देश के बौद्धिक संस्थानों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, इस देश की संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, और इस देश की व्यवस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। आज वह साबित हो जाता है। उदाहरण बताता हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति है आलोक कुमार, और वहां पर शिक्षा के केंद्र में, जैसे कहा था राहुल गांधी ने, वहां पर एक कार्यक्रम होता है, और वह कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री के जन्मदिन का। प्रधानमंत्री का जन्मदिन इसके पहले कभी भी नहीं मनाया जाता रहा किसी भी यूनिवर्सिटी। तो वह जब मनाया जाता है, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता है। जहां इस देश के बेरोजगार युवा उसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग उसे नरेंद्र मोदी का जन्म। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में आलोक कुमार सरकारी धन से उनका जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम करते हैं। उसमें कुलाधिपति जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, आनंदीबेन पटेल, जिनके पति ने एक समय में चिट्ठी लिखी थी आडवाणी जी को कि मुझे बचाइए, मेरी पत्नी किसी और हाथ में जा रही। तो आप समझिए, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो वो आनंदीबेन पटेल वहां पहुंचती हैं, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी की तस्वीर की आरती उतारी जाती है, पूजा की जाती है, फूल माला पहनाए जाते हैं, और सब कुछ किया जाता है। जैसे
हम श्री गणेश जी की गणेश चतुर्थी पर करते हैं कि उनका जन्म होता है और सब कुछ होता है, उसी अंदाज। क्यों? क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है, अवतारी है भगवान, वो खुद ही बता चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो यह आप समझ लीजिए। तब आता है कि इसका मतलब फिर तो जो भी कोई कुछ कह रहा है सही कह रहा है, क्योंकि आज ही ये जस्टिफाई हो जाता है कि राहुल गांधी के खिलाफ सारी साजिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रची है। इसका आप उदाहरण समझ। आज जम्मू में प्रधानमंत्री थे और जब वो जम्मू जाते हैं तो जम्मू में कहते हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी इशारे में कहते हैं, नाम तो लेते नहीं, तो कांग्रेस, राहुल गांधी, ये लोग पाकिस्तान को खुश कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इनका घोषणा पत्र आता है और न जाने क्या क्या कहते हैं। जब वो इसी को लेके कहते हैं तो आप समझिए कि किस तरीके से उसे डिफाइन करते हैं और बोलते हैं। उससे लगता है कि प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि आतंक फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। अब आप समझिए, रवनीत बिट्टू ने क्या कहा? सबसे बड़ा आतंकवादी। उनके एक और मंत्री ने क्या कहा? एक नंबर का आतंकवादी। किसी ने इसी तरीके के और शब्द इस्तेमाल करे, किसी ने कुछ इस्तेमाल करे, और कमोबेश सबका घुमा करके एक ही लब्बो-लुआब था कि राहुल गांधी आतंकवादी। और जब वो ये कहते हैं तो नरेंद्र मोदी आज साबित कर देते हैं, कहते हैं कि ये फिर आतंक फैलाना चाहते हैं, यानी आतंकवादी, क्योंकि आतंक तो आतंकवादी फैला, पाकिस्तान को खुश कर रहे हैं। तो यह एक चीज समझ में आती, यह है। अमित शाह श्रीनगर में थे, वो भी वही कमोवेश शब्द बोलते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा एक है, राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ हैं, यानी आतंकवादी हैं, और वो जिस तरीके से सारा कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने भी वही बात कह दी। इसके बाद इसी तरीके से इनके तमाम सारे लोग कही चुके हैं, चाहे रवनीत बिट्टू हो, चाहे वहां रघुराज सिंह हो, मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश में, या इसके अलावा महाराष्ट्र में हो इनका सांसद हो, राज्यसभा सदस्य, या इनका एनडीए का एमएलए हो, और तमाम सारे लोग, इसके बाद इन्हीं के ही साथी लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और अब देश भर में तमाम लोग कह रहे हैं राहुल गांधी के घर के बाहर आकर के भारतीय जनता पार्टी का वह सिख नेता जो पूर्व विधायक है, वह कहता है राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तेरी दादी जैसा तेरा हाल होगा। मतलब आप समझिए कि गोली उतार दी जाएंगी 32, जैसे उनकी छाती में उतार दी गई थी। यह बात भी प्रूव हो जाती है। यह भी प्रूव होता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें, एक तरफ आतंकवाद और दूसरी कहानी बता रहे होते हैं। उसी समय जम्मू में जो जगह है राजौरी, वहां पर रोपड़, पंजाब का रोपड़ एक जिला है, रूपनगर भी कहते हैं, वहां का रहने वाला एक जवान था बलजीत सिंह, वो शहीद हो गया। उसको शहादत पर कहीं नमन नहीं करते हैं, उसी जम्मू में नमन नहीं करते। इतने सारे आतंकी हमलों में तमाम सैनिक मारे गए, उनको कहीं शहादत नहीं पर नमन नहीं करते। ये सिर्फ जो है नफरत फैलाने का काम करते हैं और राहुल गांधी को पाकिस्तान का या उसका बताते हैं, उस पाकिस्तान का जिसका उन्हीं की दादी ने 2 टुकड़े किए थे, जिसको उनके परिवार ने इतने बार कुचला है कि उसकी औकात नहीं होती थी कि सिर उठा दे। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में वो घुस घुस के आतंकी हमले करता रहा, और इसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आतंकी हमले जितने हुए हैं वो 176% अधिक, 176% 2014 के मुकाबले। अब आप इससे समझ लीजिए कि यह स्थिति है नरेंद्र मोदी सरकार की। बहरहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो कहते हैं कि आतंकी, वो आतंकी घटनाएं इन्हीं के समय में होती हैं, जम्मू में भी होती हैं, पंजाब में भी होती हैं, वहां भी होती हैं।
और इतनी पाकिस्तान की हिम्मत हो जाती है कि वो घुस के हमारे एयरबेस पठानकोट पे कब्जा करके रखता है 2015-16 के दौर की बात। और आप याद करिए कि पुलवामा से लेके तमाम सारे हादसे हमारे सामने खड़े। बहरहाल अब विषय है कि नरेंद्र मोदी, और ये जब इतना अवतारी है, बायोलॉजिकल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इतना क्यों डर रहे हैं? इतना डर क्यों? राहुल गांधी के लिए इतने कड़े शब्द, जान से मारने की धमकी से लेके सब कुछ कह दिया गया, जवान काटने तक का। क्या पुलिस ने, सरकार ने, किसी ने अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज करवाई? नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? या क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं मुंह से आवाज निकली कि रुकिए, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए? वो तो उल्टा खुद ही कह रहे हैं, वही भड़का रहे हैं, तो वो कैसे कहें? तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की हैसियत से कि प्रधानमंत्री जी, आपके लोग इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से दुखद है, शर्मनाक है, और इसको लेके एक्शन होना चाहिए। बहरहाल एक्शन तो होना ही नहीं था, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्यों? जब मैं ही चोर होऊंगा तो क्या एक्शन करूंगा और क्या कहूंगा? क्योंकि यही हमारा सच है। तो अब बीजेपी की स्थिति यह होती है कि चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाती है, जवाब कौन दे रहा होता है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका कोई कंसर्न उस जगह से नहीं, चिट्ठी उसको दे दी जाती। वो लिखता है कि आदरणीय खड़गे जी, जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे समाज को चोर कह के गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का रहा हो, उसको आप सही ठहरा रहे हैं। उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं? यानी नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की भाषा से जो बात करता हो, वो है जेपी नड्डा। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नौकर के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। घरेलू नौकर से ज्यादा की उसकी औकात नहीं, जिसे हमारे यहां कानपुर की भाषा में कहते हैं लिखिया मुंशी, उससे ज्यादा की औकात नहीं। और यही बात सत्य भी है। बहरहाल आप याद करिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कोरोना काल के दौरान एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि कोविड में जिस तरीके के संकट और सब कुछ खड़े हैं और इन पर आप कैसे कैसे क्या कर रहे हैं और क्या कार्य योजना है, इस पर तत्काल गंभीरता से सोचिए। तब प्रधानमंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया था, जबकि प्रोटोकॉल कहता था कि उसका जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से आए। उसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री देता है और वो चिट्ठी लिखता है। अब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जाती है तो जेपी नड्डा, जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जवाब देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अवतारी प्रधानमंत्री क्या है। अवतारी प्रधानमंत्री की स्थिति यह है कि वो गुजरात जाता है तो कहता है मुझे अपमानित करते हैं, मुझे इस तरीके से करते हैं, न जाने क्या क्या अपने आप को बताता है, मेरा मजाक उड़ाते हैं सब कुछ। लोग कहते थे कि मैं ऐसा चुप क्यों हूं, मैं आपके लिए परेशान था। आपके लिए परेशान नहीं था, असल में वो परेशान ही बौखला गया है। और जब मानसिक विकृत का शिकार हो गया हो व्यक्ति, तो उस स्थिति में वो अपने आसपास के लोगों से इसी तरह की हरकतें करवाता है। और आज यह बात सिद्ध हो जाती है, कानून में कहते हैं सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस, परिस्थिति जन्य जो है सबूत है, उनसे यह बात साबित हो जाती है कि यह सारी साजिश, यह सारी भाषा खुद डिक्टेट हुई है प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऐसे नहीं है। आप याद करिए 2022 में
क्या कहा था जिग्नेश मेवानी ने, वहीं गुजरात से, वो भी गांधी और पटेल की धरती से आए थे, आज भी हैं, एमएलए हैं। उन्होंने यही लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोडसे को पूजते हैं, तो सच्चाई है, उन्होंने कहीं गलत नहीं कहा था। उस पर उनके खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज कराई जाती है और असम पुलिस प्लेन से तुरंत इमीडिएट, एफआईआर दर्ज होती है, इमीडिएट आती है गुजरात में और उन्हें उठा ले जाती है। अब आप सोचिए, इतना क्विक एक्शन था। याद करिए 2023 की ही बात है, मार्च की, कि दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था और इस पर करीब 42-43 एफआईआर दर्ज हुई थी और इतनी एफआईआर के बाद दर्जनों गिरफ्तारियां हुई थी। कुछ को मुचलके पे छोड़ा गया था, कुछ को जेल भेजा गया। आप बताइए ना, ये कौन सी गाली थी, कौन सा गुनाह था, क्या था ये? नहीं आप कह सकते, नहीं बता सकते, किसी कानून का कोई व्यक्ति नहीं बता पाए, लेकिन इतना क्विक एक्शन था। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस दौरान उन्हें कुछ महिलाएं मिली थी जिन्होंने अपने दर्द बताए थे। राहुल गांधी ने उसका जिक्र किया तो दिल्ली पुलिस नोटिस लेके पहुंच गई थी कि बताइए उनके नाम, ये बताइए उनका पता, बताइए उनका वो बताइए। राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, क्या पता कौन था। बहरहाल उनके कार्यालय ने वो वीडियो फुटेज वगैरह देख करके और सारी चीज निकाली और उसके बाद में वह जानकारी भी लिखित में दी पुलिस के पास। फिर कोई पूछने नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बस डराने की कोशिश होती है, वही डराने की कोशिश है। लेकिन क्या राहुल गांधी डर जाएंगे? क्या राहुल गांधी इतने डरपोक है? शायद नहीं। जिस तरीके का जेपी नड्डा जवाब देता है उसके बाद में यह तो प्रूव हो गया कि यह सारी साजिश भाजपा और नरेंद्र मोदी रच रहे हैं और वो रच रहे हैं राहुल गांधी की हत्या की साजिश। यह बात उनके चिट्ठी, उनके बयानों, उनकी चीजों से साबित होती है, उनके नेताओं के उससे साबित होती है, गतिविधियों से साबित होती है। तो ऐसी स्थिति में कौन कार्रवाई करे? जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो क्या मेरे हक में फैसला करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। यही सत्य है। बहरहाल कांग्रेस को जो करना है, पूरे देश भर में कांग्रेस के लोग इसको लेके भारी गुस्से में है, विरोध हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और निश्चित रूप से इसका तमाम कांग्रेसी जवाब भी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आने वाले वक्त में राहुल गांधी इतनी बड़ी आंधी बन चुके हैं, सचमुच वो भले अवतारी बनने का ड्रामा कर रहे हैं और राहुल गांधी जननायक बन चुके हैं। उनके यदि आंच आई तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या हाल होगा, यह आने वाला वक्त देखेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को संविधान पर विश्वास करना चाहिए, अहिंसा पर विश्वास करना चाहिए, सत्य पर यकीन करना चाहिए और न डरना चाहिए न डराना चाहिए। तो हमें लगता है ये सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि सावधानी नहीं बरती जाएगी तो नुकसान देश का होगा, देशवासियों का होगा, हमारी संस्थाओं का होगा। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को इस पर सीधे कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यदि वो नहीं लेता है तो यह उसका भी नाकारा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अदानी अंबानी का नौकर इतनी ताकत नहीं रखता है कि राहुल गांधी का नाम लेकर के बोल सके, तो घुमा घुमा के बोलता है, घुमा घुमा के बोलता है और फिर खुद को अवतारी बताता है और खुद की पूजा करवाता है। यह सबूत कि वो कायर है। जय